एक आम से घर की कल्पना कीजिए। परिवार है, कोई पुरानी जमीन है और उसको लेकर बात हो रही है। भाई को लगता है कि जमीन पर तो उसका जन्म से हक है। बहन सोच रही है कि शादी के बाद शायद उसका कोई अधिकार नहीं बचा। और पिताजी का मानना है कि आखिरी फैसला तो सिर्फ उनका होगा। इस सारी उलझन के बीच एक ही सवाल गूंजता है, आखिर ये जमीन असल में है किसकी? आज हम इसी जटिल सवाल की परतों को खोलने वाले हैं। हमारे पास कुछ कानूनी दस्तावेज हैं, सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसलों का विश्लेषण है, जो पैतृक और स्व अर्जित यानी एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बीच की जो धुंध है ना, उसे बिल्कुल साफ कर देते हैं। हमारा मकसद इन कानूनी बारीकियों को एक आसान बातचीत में समझना है, ताकि संपत्ति से जुड़े अधिकार और धोखेबाजी से बचने के रास्ते बिल्कुल साफ हो जाएं। बिल्कुल। और देखिए, संपत्ति का कोई भी विवाद या कोई भी कंफ्यूजन वो इसी एक बुनियादी सवाल से शुरू होता है कि प्रॉपर्टी पैतृक है या स्वअर्जित। क्योंकि इन दोनों के नियम, अधिकार और मालिक का जो कंट्रोल होता है वो एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं। और हाल के कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने, खासकर मैं कहूँगा, बेटियों के अधिकारों को लेकर इस तस्वीर को और भी साफ कर दिया है। आज की हमारी पूरी बातचीत इसी नींव पर टिकी होगी। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये पैतृक संपत्ति, इसका असली मतलब क्या है? सुनने में तो लगता है कि जो भी पिता या दादा से मिला वो पैतृक हो गया। क्या ये इतना सीधा है? नहीं, ये इतना सीधा नहीं है, और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, पैतृक संपत्ति वो है जो एक परिवार में 4 पीढ़ियों से बिना बंटी हुई चली आ रही हो। यानी परदादा से दादा, दादा से पिता और फिर उनके बच्चों तक। 4 पीढ़ियों तक? हाँ, और इसकी सबसे बड़ी और जरूरी शर्त यही है कि इन 4 पीढ़ियों के बीच इसका कभी कोई कानूनी बंटवारा ना हुआ हो। मान लीजिए, आपके परदादा के गांव में एक पुश्तैनी घर था जो आज तक किसी के नाम पर बटा नहीं है, सब मिलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो है असली पैतृक संपत्ति। अच्छा, तो अविभाजित होना मतलब जिसका बंटवारा न हुआ हो, ये इसका सबसे बड़ा कीवर्ड है। तो फिर स्व अर्जित संपत्ति क्या हुई? वो इसके ठीक उलट है। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये वो संपत्ति है जिसे किसी ने अपनी कमाई से, अपने दम पर, अपने जीवन काल में खरीदा है। जैसे अगर आपके पिता ने अपनी नौकरी की कमाई से शहर में एक फ्लैट खरीदा है, तो वो उनकी स्व अर्जित संपत्ति है। और बस इस एक फर्क से सारे नियम बदल जाते हैं। और अधिकारों पर इसका क्या असर पड़ता है? मतलब पैतृक संपत्ति में बच्चों का क्या हक है? पैतृक संपत्ति में बेटा हो या बेटी, जन्म लेते ही उनका बराबर का हक बन जाता है। इसे को-पार्सनरी राइट बाय बर्थ कहते हैं। माता पिता चाहकर भी उन्हें उनके हिस्से से वंचित नहीं कर सकते। लेकिन स्व अर्जित संपत्ति के मामले में ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्वअर्जित संपत्ति के मामले में मालिक ही राजा है। वो अपने किसी भी बच्चे को संपत्ति से कानूनी तौर पर बेदखल कर सकता है। वो चाहे तो अपनी पूरी संपत्ति किसी एक बच्चे को दे दे या किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कर दे। उस पर किसी का कोई जोर नहीं चल सकता। तो फिर कोई आम इंसान इन दोनों की पहचान कैसे करेगा? कागजों में ऐसा क्या देखें जिससे ये साफ हो जाए? हाँ, इसके लिए दस्तावेज देखने पड़ते हैं। पैतृक संपत्ति की पहचान के लिए आमतौर पर खतियान देखा जाता है। ये एक तरह का पुराना लैंड रिकॉर्ड होता है जिसमें पीढ़ियों का जिक्र होता है। अगर खतियान में परदादा या उनसे भी पहले के पूर्वजों का नाम है, तो ये एक मजबूत संकेत है कि संपत्ति पैतृक है। वहीं स्वअर्जित संपत्ति की पहचान केवाला यानी सेल डीड और हाल की दाखिल खारिज की रसीद से होती है, जिसमें खरीदने वाले का नाम साफ साफ लिखा होता है। एक बात मेरे दिमाग में उलझ रही है। आपने कहा कि पैतृक संपत्ति अविभाजित होनी चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि जैसे ही उसका बंटवारा हुआ, उसका वो पैतृक वाला टैग हट जाता है? क्या कानून भी इसे ऐसे ही देखता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तस्वीर साफ करते हैं। उत्तम बनाम सौभाग्य सिंह मामले में 2016 में कोर्ट ने इसी सवाल का जवाब दिया था। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी पीढ़ी में पैतृक संपत्ति का कानूनी तौर पर बंटवारा हो जाता है, तो उस बंटवारे के बाद जिस व्यक्ति को जो हिस्सा मिलता है, वो हिस्सा उसके लिए उसकी स्व अर्जित संपत्ति बन जाता है। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भाई हमारी कहानी की शुरुआत में सोच रहा था कि दादाजी की जमीन पर उसका जन्म से हक है, वो शायद पूरी तरह गलत हो। अगर उसके पिता और चाचा के बीच जमीन का बंटवारा हो चुका है और पिता को अपना हिस्सा मिल गया है, तो वो जमीन अब पैतृक रही ही नहीं। बिल्कुल। ये तो पूरा खेल ही बदल देता है। हाँ, यही इस फैसले का सार है। एक बार बंटवारा हुआ तो पैतृक अधिकार की वो चेन वहीं टूट जाती है। उस हिस्से पर अगली पीढ़ी यानी बच्चों का जन्म से अधिकार नहीं रहता, क्योंकि उनके पिता को वो संपत्ति बंटवारे में मिली है, अविभाजित विरासत में नहीं।
ये तो बहुत बड़ी जानकारी है। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बेटियों के अधिकार। समाज में आज भी यही धारणा है कि शादी हो गई तो बेटी पराया धन हो गई और उसका पिता की संपत्ति में कोई हक नहीं। कानून इस बारे में क्या कहता है? इस पर सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा मामले में 2020 में आया। देखिए, 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन करके बेटियों को बराबर का हक तो दे दिया गया था, लेकिन सालों तक एक बड़ी उलझन बनी रही। कई कोर्ट्स का मानना था कि अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 यानी कानून लागू होने की तारीख से पहले हो गई तो बेटी को हक नहीं मिलेगा। इससे हजारों मामले अटके हुए थे। हाँ, ये कंफ्यूजन मैंने भी सुना है, बहुत आम था ये। इसी उलझन को विनीता शर्मा केस ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि बेटी का अधिकार जन्म से है, किसी तारीख का मोहताज नहीं। कानून का असर रेट्रोस्पेक्टिव होगा, यानी इस अधिकार के लिए पिता का 2005 में जीवित होना जरूरी नहीं है। चाहे पिता की मृत्यु कभी भी हुई हो, पैतृक संपत्ति में बेटी का बेटे के बराबर हक रहेगा। कहने के लिए तो ये बहुत अच्छी और बराबरी की बात है, लेकिन क्या असल में ऐसा हो रहा है? क्या इस कानून के बाद पारिवारिक विवाद बढ़े नहीं हैं, जहां भाई अपनी बहनों को हक देने से इनकार कर देते हैं या उन्हें एक तरह से भावनात्मक दबाव में डालकर हक छुड़वा लेते हैं? आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। सामाजिक हकीकत और कानूनी हकीकत में अक्सर एक फासला होता है। विवाद बड़े हैं, ये सच है, लेकिन कानून का काम रास्ता दिखाना है। दनम्मा बनाम अमर जो 2018 का फैसला है, उसने भी इसी बात को पुख्ता किया था कि बेटियों को बराबर हिस्सा मिलेगा। अब ये समाज पर है कि वो इस कानूनी बराबरी को कितनी जल्दी अपनाता है, लेकिन कोई भी बेटी अगर अपने अधिकार के लिए खड़ी होती है तो कानून पूरी मजबूती से उसके साथ है। मतलब कानूनी तौर पे अब कोई भेदभाव नहीं है, चाहे बेटी शादीशुदा हो, अविवाहित हो या विधवा, उसका हक बना रहता है। एकदम कोई फर्क नहीं। तो अगर हम पिछली बातचीत पर वापस लौटें, जहां पिता को बंटवारे में दादाजी की संपत्ति से अपना हिस्सा मिला था, हमने तय किया कि वो उनकी स्वअर्जित संपत्ति बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि वो उस संपत्ति का कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का एक और पुराना लेकिन बहुत महत्वपूर्ण फैसला है कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स बनाम चंद्र सेन। ये 1986 का है। ये फैसला यही कहता है कि अगर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को अपने पिता से संपत्ति बंटवारे में मिलती है तो वो इसकी अपनी यानी स्वअर्जित संपत्ति मानी जाएगी, न कि संयुक्त परिवार की। उस पर उसके बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होगा और वो पिता उसे अपनी मर्जी से किसी को भी बेच या वसीयत कर सकता है। हमारे स्रोतों में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी एक दिलचस्प बात कही गई है। वो इस स्वअर्जित संपत्ति के अधिकार से कैसे जुड़ा है? ये एक बहुत जरूरी पहलू है। कानून वरिष्ठ नागरिकों को एक तरह की, आप कह सकते हैं, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देता है। अगर किसी व्यक्ति के पास स्वअर्जित संपत्ति है और उसके बच्चे उसकी देखभाल नहीं करते या उन्हें प्रताड़ित करते हैं, तो वो व्यक्ति अपनी स्वअर्जित संपत्ति से उन बच्चों को कानूनी रूप से बेदखल कर सकता है और अपने घर से निकाल सकता है। ये अधिकार उन्हें एक तरह का कवच देता है। और पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति का क्या नियम है? ये तो बहुत आम है कि पति अपनी कमाई से घर या जमीन पत्नी के नाम पर खरीदता है। यहाँ पर कानून पैसे का स्रोत यानी सोर्स ऑफ फंड्स को देखता है। ये तो बहुत से लोगों के लिए चौंकाने वाली बात होगी, क्योंकि टीवी सीरियल्स में तो हमेशा यही दिखाया जाता है कि घर मेरे नाम पर है तो बाहर निकलो। हाँ बिल्कुल, वो सीन तो हर दूसरे शो में आता है। हाँ, लेकिन कानूनी हकीकत और फिल्मी कहानी में बहुत फर्क है। हमारे स्रोत साफ करते हैं कि अगर पति ने अपनी कमाई से किसी गृहिणी यानी हाउसवाइफ पत्नी, जिनकी अपनी कोई आय नहीं है, उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो कानूनन उसका असली मालिक पति ही माना जाता है। सिर्फ नाम होने के आधार पर पत्नी, पति या उसके परिवार को उस घर से नहीं निकाल सकती। विवाद होने पर अदालत ये देखती है कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया था। ये तो हुई परिवार के अंदर की बात, लेकिन इस पूरे खेल में एक तीसरा किरदार भी है। वो इंसान जो ये जमीन खरीदना चाहता है, वो इस पारिवारिक उलझन को कैसे समझेगा? उसके लिए तो ये एक लैंडमाइन पर चलने जैसा है, खासकर अगर संपत्ति पैतृक हो। आपने सही कहा, ये लैंडमाइन जैसा ही है। और सबसे आम और खतरनाक धोखाधड़ी है वंशावली यानी फैमिली ट्री में हेरफेर करना। खासकर जब कोई पैतृक संपत्ति बेची जा रही हो तो विक्रेता अक्सर परिवार के कुछ सदस्यों का नाम जानबूझकर छिपा लेते हैं।
जैसे शादीशुदा बहनों का नाम हटा देना या ये छिपा लेना कि परिवार में कोई और भी हिस्सेदार, जैसे कोई अविवाहित चाचा मौजूद है। और जैसा हमने पहले चर्चा की, बहन का अधिकार तो शादी के बाद भी खत्म नहीं होता। तो अगर खरीदार ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और सिर्फ भाइयों से जमीन की रजिस्ट्री करवा ली तो क्या होगा? तो वो एक बहुत बड़े कानूनी पछड़े में फंस गया, बहुत बड़े। वो बहनें बाद में कभी भी आकर अपना हिस्सा मांग सकती हैं और उस रजिस्ट्री को अदालत में चुनौती दे सकती हैं। उस स्थिति में खरीदार का पैसा और जमीन दोनों फंस जाते हैं, क्योंकि कानून की नज़र में वो रजिस्ट्री अधूरी और अवैध है। तो एक आम खरीदार खुद को इस तरह के धोखे से कैसे बचा सकता है? स्रोतों में कुछ बहुत ठोस और प्रैक्टिकल उपाय बताए गए हैं। हाँ, और हर खरीदार को इन्हें अपनाना चाहिए। सबसे पहला उपाय है कागजों की गहरी जांच। मतलब सिर्फ रजिस्ट्री यानी केवाला देख लेना काफी नहीं है? बिल्कुल काफी नहीं है। केवाला तो बस एक ट्रांजैक्शन दिखाता है। आपको ये भी जांचना होगा कि उस संपत्ति का दाखिल खारिज, जिसे म्यूटेशन कहते हैं, वो हुआ है या नहीं। और सबसे जरूरी, ताज़ा लगान रसीद किसके नाम पर कट रही है। इससे संपत्ति के असली और मौजूदा मालिक का पता चलता है। ठीक है, कागजों की जांच हो गई। अब उस छिपे हुए वारिस का क्या करें? उसके लिए दूसरा उपाय है वंशावली का जमीनी सत्यापन। विक्रेता जो फैमिली ट्री दे, उस पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। लेकिन ये तो सुनने में बड़ा मुश्किल लगता है। आज के जमाने में कौन गांव जाकर पड़ोसियों से पूछताछ करेगा? यही तो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। इसका कोई डिजिटल शॉर्टकट नहीं है। प्रॉपर्टी के मामले में जमीनी हकीकती सब कुछ है। सोचिए, 50 लाख की जमीन के लिए 5,000 का चक्कर लगाना हमेशा फायदे का सौदा होता है। उस गांव या मोहल्ले में खुद जाकर आस पड़ोस के 4-5 पुराने लोगों से पूछकर पुष्टि करें कि परिवार में और कोई वारिस तो नहीं है जिसे छुपाया जा रहा है। बात तो सही है। और क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तीसरा उपाय है शपथ पत्र यानी एफिडेविट। विक्रेता से एक कानूनी शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवाएं। इसमें साफ साफ लिखा हो कि संपत्ति पर कोई विवाद नहीं है, उसने इसे पहले किसी और को नहीं बेचा है और भविष्य में कोई भी वारिस सामने आने पर या कोई विवाद होने पर वो खरीदार के पूरे नुकसान की भरपाई करने का जिम्मेदार होगा। ये एक मजबूत कानूनी कवच की तरह काम करता है। और पैसे के लेन देन और कब्जे के बारे में क्या? अक्सर लोग एग्रीमेंट पर ही सारा पैसा दे देते हैं। ये चौथी और सबसे बड़ी गलती है। उपाय है भौतिक कब्जा पहले, पूरा भुगतान बाद में। जमीन देखते ही उस पर बाउंड्री वॉल बनवाने का काम शुरू कर दें। जब तक आपको जमीन पर अपना कब्जा न मिल जाए तब तक पूरा भुगतान कभी न करें। कब्जा मिलने के बाद ही रजिस्ट्री के दिन पूरा पेमेंट करें। और आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण सलाह, पांचवा उपाय, स्थानीय वकील की सलाह लें। लोग अक्सर वकील की फीस बचाने के चक्कर में पड़ोसियों या दोस्तों यानी मोहल्ले के एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं, जिन्हें खुद कानून की पूरी जानकारी नहीं होती। एक स्थानीय वकील को वहां के कानूनों, नियमों और अदालती दांव-पेच की बेहतर समझ होती है। वो आपको उन खतरों से बचा सकता है जो आपको दिखाई भी नहीं दे रहे। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि कोई भी जमीन खरीदने या बेचने से पहले या पारिवारिक संपत्ति में अपने हक को समझने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही है, संपत्ति पैतृक है या स्वअर्जित? इसी एक सवाल का जवाब आपके सारे अधिकार और कर्तव्य तय कर देता है। और खरीदारों के लिए सबक बिल्कुल साफ है। जल्दबाजी ना करें। कानूनी अज्ञानता ही संपत्ति विवादों की जड़ है। सिर्फ एग्रीमेंट को मालिकाना हक ना समझें। सीधी सी बात है, शुरू में थोड़ी भागदौड़ कर लेंगे, हर दस्तावेज और हर वारिस की पुष्टि कर लेंगे और कब्जा पक्का कर लेंगे, तो बाद में सालों तक चलने वाली कोर्ट कचहरी और पैसे की बर्बादी से बच जाएंगे। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। कानून ने तो बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार दे दिया है, लेकिन क्या हमारे सामाजिक रिवाज इसके लिए पूरी तरह तैयार है? कानूनी हकीकत और सामाजिक अपेक्षाओं के इस टकराव से परिवारों में किस तरह की खुली और ईमानदार बातचीत की जरूरत है ताकि अधिकार भी मिले और रिश्ते भी बने रहें?